नमस्कार दोस्तों, मैं अनिका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे लोगों की रोजगार में भागीदारी। मतलब हमारे देश में जो रोजगार दिया जाता है, ठीक है, उस रोजगार में लोगों की क्या भागीदारी है, कितने प्रतिशत रोजगार पुरुष वर्ग को मिल रहा है और कितने प्रतिशत रोजगार महिला वर्ग को मिल रहा है। कुल मिला के देश में जो आर्थिक क्रिया है उसमें महिला और पुरुष वर्ग का कितना योगदान है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार है और शहरी क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार है, इन्हीं सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ लिखा है कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात, इसे याद रखना, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ठीक है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के सूचक के रूप में किया जाता है। विश्लेषण मतलब जांच। श्रमिक जनसंख्या अनुपात के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि कितने प्रतिशत पुरुष वर्ग रोजगार में लगा है या महिला वर्ग रोजगार में लगा है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार है, शहरी क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार है। किसके माध्यम से? श्रमिक जनसंख्या अनुपात के माध्यम से। फिर आगे लिखा, यह जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। मतलब ये जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, यह हमें बताता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है पुरुष वर्ग का, महिला वर्ग का, ग्रामीण क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का। ठीक। और वस्तु सेवाओं के उत्पादन का मतलब होता है यहाँ पर कि कितने प्रतिशत लोग आर्थिक क्रिया में लगे हैं। यदि यह अनुपात अधिक है तो इसका तात्पर्य है कि जनता की काम में भागीदारी अधिक है, और यदि यह अनुपात मध्यम या कम है तो इसका अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है, मतलब कि वहाँ बेरोजगारी है। तो देखो यहाँ पे आंकड़ा बताया गया है यहाँ पे। सबसे पहले पुरुष वर्ग का देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 51.7 और शहरी क्षेत्रों में 53% रोजगार है। ठीक, मतलब रोजगार में लगे हैं। और स्त्री है यहाँ पर गाँव में 17.5 और शहर में 14.2। तो पूरा आंकड़ा बता रहा है कि हमारे देश में पुरुष वर्ग का 52.1% योगदान है रोजगार में और महिला का 16.5। तो इसके पहले वाले पार्ट में भी ये डिस्कस किया गया था कि महिला भी बहुत श्रम करती है, लेकिन उसके श्रम को नहीं गिना जाता है, उसके श्रम को सिर्फ घर तक ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात हो सकती है या कितनी अच्छी बात नहीं है। अगर आप महिला के रोजगार को लेकर कुछ अच्छा सोचते हो तो कमेंट करके बता सकते हो कि जो 16.5% का आंकड़ा है महिला के रोजगार को लेकर, क्या ये सही है या गलत है। अगर ये गलत है तो इसमें कितना प्रतिशत सुधार होना चाहिए। क्या महिला के श्रम को भी आर्थिक क्रियाओं से जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। फिर आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है कि आपने जनसंख्या शब्द का अर्थ तो पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। बिल्कुल, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। ठीक, इसने भी यही बोला कि जनसंख्या शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या है। यदि भारत के श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करना चाहे, यदि हम क्या करना चाहे, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है, एक सूचक है जो हमें रोजगार की स्थिति के बारे में बताता है। यदि यह श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्यादा है तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिल रहा है, और यदि श्रमिक जनसंख्या अनुपात कम है तो लोगों को कम रोजगार मिल रहा है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों को देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन काम करने वाले लोगों को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो, तो हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात प्राप्त हो जाएगा। एक छोटे से आंकड़े से समझते हैं यहाँ पर कि जैसे किसी क्षेत्र में यहाँ पे मान लो कि 100% पेन को क्या हो गया है, 100 लोग काम करते हैं। टोटल लोग कितने हैं? 1000। एक क्षेत्र की 1000 जनसंख्या है जिसमें से 100% लोग काम करते हैं, और 100 से हम इसको गुणा यहाँ पर कर देंगे। तो बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना। यहाँ पे केवल 10% लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। केवल 10% लोग ही हमारी अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं। 1000 व्यक्तियों पर केवल 100 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लो, 10% लोगों को रोजगार मिल रहा है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात के अनुसार जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और कुल कितने व्यक्ति है देश की जनसंख्या, तो यहाँ 1000 देश की जनसंख्या होगी, यहाँ 100 काम करने वाले व्यक्ति हो गए, उसको 100 से गुणा कर दो। तो हमने इस तरीके से क्रॉस कर लिया। ठीक है, 20 से 20 कट हो गई और यहाँ पे
10/100 हो गया। ठीक, तो 10% लोग ही काम कर रहे हैं। फिर आगे बताया गया है कि हम भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भागकर 100 से गुणा करना होगा। जैसे अभी हमने कैलकुलेशन किया, इस प्रकार हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात हो जाएगा। और 6.1 सारणी जो अभी हमने देखी थी, जो हमने आंकड़ा देखा था महिला पुरुष का, वही बताया गया है। और इसने फिर उसकी डिटेल को बताया है यहाँ पर कि सारणी 6.1 भारत में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लोगों की भागीदारी के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कर रही है। भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 35% ही श्रमिक है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 34% है। गाँव में तो 35% है और शहर में कितना, 34%। जबकि ग्रामीण भारत में यह अनुपात लगभग 35 है। 100 व्यक्तियों में से 35 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें से 34% शहरी क्षेत्र के हैं और 35% ग्रामीण क्षेत्र के। तो ऐसा अंतर क्यों है? यहाँ पे ये हमको बता रहा है, ये गांव है, ये गांव है। यहाँ 100 में से, गांव में 100 में से 35% लोगों को रोजगार मिल रहा है और शहर में भी क्या हो रहा है, इस 100 में से 34% लोगों को ही काम मिल रहा है। ठीक, तो ऐसा अंतर क्यों है? फिर आगे बोला, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित है, इसी कारण रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोला है, उच्च आय के अवसर सीमित है। उच्च आय के मतलब अधिक आय उनको हो ही नहीं पाती, उनकी आय का मुख्य साधन एक कृषि है और कृषि मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून अच्छा रहा, फसल अच्छी आई तो उनको आय अच्छी मिलेगी। ठीक है, इसके विपरीत उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं होता। फिर लिखा है यहाँ, अधिकांश व्यक्ति स्कूल, महाविद्यालय या किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं जा पाते। गाँव के लोग यदि वो जा भी पाते तो बीच में ही छोड़कर श्रम शक्ति में शामिल हो जाते हैं। हम देखते हैं गांव में आज अक्सर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे दी जाती है और उसके बाद उसे घर के खेती के कामों में ही लगा लिया जाता है। बच्चों का, लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है और लड़कों को काम में लगा दिया जाता है। फिर आगे लिखा, जबकि शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा भाग विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर सकने में सक्षम होता है। शहरी जन समुदाय को रोजगार के विविधतापूर्ण अवसर सुलभ हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ व्यक्ति उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर लेता है और उसके पास वहाँ पे नौकरी ही करना होता है, उसके पास खेती का या दूसरा कोई काम करने का विकल्प ही नहीं होता। वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप रोजगार की तलाश में रहते हैं। किंतु ग्रामीण क्षेत्र के लोग घर पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा उन्हें ऐसा नहीं करने देती। उनके यहाँ पे बच्चों को भी खेतों में लगा लिया जाता है काम करने के लिए। फिर आगे लिखा, शहरी और ग्रामीण दोनों ही वर्गों में पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिला भागीदारी का अंतर बहुत ही बड़ा है। केवल 15% शहरी महिलाएं ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त दिखाई देती है। शहरों में 15% महिलाएं ही काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि बाकी की जो महिला है उनको आगे निकाला ही नहीं जाता। वहाँ पुरुष वर्ग का ये बात रहती है कि हम कमा रहे हैं तो तुम्हें कमाने की कहाँ जरूरत है। तो शहर पे 15% महिलाएं ही काम कर पा रही है, जबकि गाँव में तो घर के साथ ही महिलाएं काम कराती है। खेतों में घर की महिलाएं घर का काम करके खेतों में काम करने चली जाती है। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार बाजार में 25% आकी गई है। शहर में 15% महिलाएं काम कर रही है, जबकि गाँव में 25%। महिलाएं सामान्य और विशेष रूप से शहरों में काम क्यों नहीं कर रही है? यह बात देखने में आई है कि जहां कहीं भी पुरुष पर्याप्त रूप से उच्च आय अर्जित करने में सफल रहते हैं, परिवार की महिलाओं को घर से बाहर रोजगार प्राप्त करने से प्राय निरुत्साहित किया जाता है। उन्हें उत्साहित किया जाता है शॉपिंग करने के लिए, उन्हें उत्साहित कर दिया जाता है कुछ पैसे देकर, जो कि बहुत गलत है। जो भी महिलाएं केवल अपने पति की आय को देखकर ही अपने आप को रोक लेती है, उन महिलाओं का जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज एक समय तक ही अच्छी लगती है। जैसे जैसे समय निकलता है उसके बाद व्यक्ति को अनुभव होता है कि उसे भी कुछ काम करना चाहिए। और हमने स्टार्टिंग में परिचय में ही पढ़ा था कि किसी भी काम में लगे रहना व्यक्ति की सार्थकता को बताता है। सार्थकता का मतलब होता है कि आपका होना ना होना कितना जरूरी है। तो आप किसी काम को करोगे, आपने उस काम को अच्छा किया तो आपको एक पद मिलेगा, आपकी एक पहचान होगी। काम व्यक्ति की पहचान होती है। ये शॉपिंग करना, ये जब तक आपका शरीर जवान है तब तक आपको शॉपिंग अच्छी लग रही है। एक समय आने पर आपको बीमारी घेर लेती है, आप घर पर बैठ जाते हो। जबकि काम करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है, उसका हर एक काम करने का टाइम होता है। ठीक, फिर आगे लिखा है यहाँ,
हमने पहले भी कहा है कि महिलाओं द्वारा की जाने वाली घरेलू गतिविधियों को आर्थिक या उत्पादन कार्य ही नहीं माना जाता। कार्य या रोजगार की यह संकेत परिभाषा देश में महिला वर्ग की श्रम बल में भागीदारी को नहीं मानती। वही बात जो फर्स्ट पार्ट में हमने कही थी कि घर में काम करने वाली महिलाओं के काम को श्रम में नहीं गिना जाता, जबकि पुरुष से ज्यादा काम महिला करती है। एक बाहर काम करने वाले व्यक्ति से घर के अंदर काम महिला ज्यादा करती है। अगर कोई महिला घर के बाहर में काम करने जाती है तो वो घर से काम करके अपने काम पे जाती है, फिर काम करके भी वापस काम पर लौट जाती है। तो महिला काम करती ही रहती है, जब तक वह सो नहीं जाती तब तक उसका काम चलता रहता है। जब तक उसकी आंखें खुली है जगती रहेगी तब तक कोई ना कोई काम उसके पास आ ही जाता, तो उसे करना ही पड़ता है। फिर लिखा, इसीलिए देश में महिला श्रमिकों की संख्या को कम आंका जाता है। जरा सोचकर देखिए कि घर के भीतर और खेतों में महिलाएं कितने ऐसे काम करती है जिनका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि वे परिवार तथा खेतों के रखरखाव में निश्चित रूप से योगदान देती है। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी संख्या भी महिला श्रमिकों में सम्मिलित की जानी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि उनके श्रम को भी देश के आर्थिक विकास से जोड़ना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि उनके श्रम का भी कोई मूल्य होना चाहिए? ठीक है, अगर आपको लगता है कि उनके श्रम को देश के आर्थिक विकास से जोड़ना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। और यहाँ हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है रोजगार में लोगों की भागीदारी को लेकर।